मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले 10 सालों से लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर हूँ। राज्यों के बीच यात्रियों और सामान को ले जाना मेरा काम है। दिल्ली से राजस्थान के हाईवे का हर मोड़, हर दरार मुझे याद है। उन जगहों तक भी जहां स्ट्रीट लाइट्स अंधेरे से पहले ही हार मान लेती हैं। लेकिन उस रात मैं अपने रोज के रूट पर नहीं था। क्लाइंट खास था, एक इमरजेंसी ट्रिप, बिना कोई सवाल। पैसा एडवांस में, कैश, जो आजकल बहुत कम होता है। दोपहर को मुझे कॉल आया था। एक आदमी की आवाज धीमी और गंभीर। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे दिल्ली से जोधपुर तक एक काली सेडान ड्राइव करनी है। गाड़ी एक गैरेज में खड़ी होगी, चाबी इग्निशन में। न कोई पैसेंजर, न कोई रुकावट। ऐसे अजीब काम मेरे लिए नए नहीं थे, लेकिन यह कुछ अलग लगा। बहुत ज्यादा साफ सुथरा, बहुत आसान। गैरेज पुराना था, धूल भरा, एक बंद हार्डवेयर शॉप और एक शटर लगे ढाबे के बीच छिपा हुआ। जब मैंने गेट खोला तो सेडान वहां खड़ी थी, जैसे सदियों से मेरा इंतजार कर रही हो। चमचमाती काली, उसकी बॉडी ठंडी और बेजान। चाबियां डैशबोर्ड से लटक रही थीं। न कोई पेपर, न हालिया इस्तेमाल के निशान। मुझे तभी पीछे हट जाना चाहिए था। कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन पैसे अच्छे थे और सड़कें बुला रही थीं। रात के 9 बजे तक मैं जयपुर पार कर चुका था। सड़कें सामान्य से ज्यादा शांत थीं। चांद रेत के टीलों के ऊपर चमक रहा था। हेडलाइट्स खेतों से उठती धुंध को मुश्किल से चीर पा रही थी। हर मील के साथ सन्नाटा भारी होता जा रहा था। न कोई ट्रक, न कोई गाड़ी। और फिर मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई, एक औरत, पीली सी, एक मटमैली लाल साड़ी में। उसका चेहरा दूसरी ओर था। उसके लंबे गीले बाल गर्दन से चिपके हुए। उसने न हाथ हिलाया, न कोई हरकत की। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। वीराने में अनजान लोगों के लिए नहीं रुकता। लेकिन रियर व्यू मिरर ने कुछ और ही कहानी दिखाई। वो अब और पास खड़ी थी, बिना आवाज, बिना कदमों के, बस और पास। मैंने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मैंने फिर देखा, वो पीछे की सीट पर बैठी थी। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। टायर सड़क पर चीख उठे। गाड़ी फिसलती हुई रुकी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में सुनाई दे रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, इस उम्मीद में कि वो वहीं होगी, मुझे पीछे की सीट से घूर रही होगी। लेकिन सीट खाली थी। लाल साड़ी में वो पीली सी औरत गायब थी। कुछ देर तक सिर्फ इंजन की हल्की गूंज और मेरी खुद की हांफती सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने कांपते हाथ से अपने बाल पीछे किए। शायद ये मेरा वहम था। लंबी ड्राइव अक्सर अकेले इंसान से खेल करती है, खासकर जब रात हो और धुंध घिरी हो। मैंने रियर व्यू मिरर ठीक किया। कुछ नहीं, सिर्फ पीछे की काली सड़क। ध्यान दो विक्रम, मैंने खुद से बुदबुदाया, एक कड़वी हंसी के साथ। तुम्हारा दिमाग खेल खेल रहा है। पीठ में दौड़ती ठंडक को झटकते हुए मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी और खाली सड़क मेरे सामने फैल गई। लेकिन वो एहसास बना रहा, जैसे कोई कुछ अब भी पीछे है, देख रहा है। करीब आधी रात को मैं एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पेट्रोल पंप पर रुका। वो जगह ऐसी थी जो खुली होने पर भी सुनसान लगती। पंप के ऊपर एक अकेली फ्लोरोसेंट लाइट टिमटिमा रही थी, जिससे परछाइयों की हलचल बढ़ जाती थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला। ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को छुआ। स्टेशन इतना शांत था कि दूर कहीं कोई कीड़ा भी बजता हुआ सुनाई दे रहा था। तभी एक आदमी ऑफिस से बाहर आया। उम्र दराज, दुबला पतला, उसकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फुल टैंक करो, मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज सामान्य लगे। वो आदमी सिर हिलाया, लेकिन हिला नहीं। उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी गाड़ी पर टिक गई। होंठ कुछ कहने को खुले, फिर बंद हो गए। क्या हुआ? मैंने झुंझलाते हुए पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। आप अकेले हैं? हाँ, क्यों? उसका चेहरा और सफेद पड़ गया। बिना कुछ कहे वो पंप की ओर बढ़ा और गाड़ी में तेल भरने लगा। मैंने इधर उधर देखा। आसपास न कोई और गाड़ी, न हाईवे की आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी जो जैसे हर तरफ घिरी हुई थी। तेल भरने के बाद मैंने उसे कैश दिया। उसने नोट गिने। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। किधर जा रहे हो भाई? जोधपुर, रात भर की ड्राइव है। उसने फिर मेरी गाड़ी की ओर देखा, फिर मुझ पर। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने बाकी पैसे लौटाए। सावधानी से जाना और किसी के लिए मत रुकना। मैंने भौहें सिकोड़ी। क्या मतलब? लेकिन वो बिना जवाब दिए स्टेशन के ऑफिस में चला गया, दरवाजा बंद करते हुए।
कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रहा, पेट्रोल पंप की मध्यम रोशनी को टिमटिमाते हुए देखता रहा। धुंध अब और गहरी हो गई थी, जैसे गाड़ी को चारों तरफ से घेर रही हो। मैं गाड़ी में वापस आया और दरवाजे लॉक कर दिए। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात मान लेनी चाहिए थी। अब धुंध और घनी हो गई थी, इतनी कि हाई बीम लाइट भी मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। सड़क अजीब सी लगने लगी थी और शांत, जैसे गाड़ी के बाहर की दुनिया कहीं गायब हो गई हो। और फिर वो आवाज आई, ठक ठक ठक। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने अनदेखा किया और ड्राइव करता रहा। ठक ठक ठक। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि पीछे की सीट भी धुंधली लग रही थी। ये हवा होगी या कोई टहनी जो गाड़ी से टकरा रही होगी। लेकिन जब वो आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा जोर से, आई कुडंट इग्नोर इट। मैंने गाड़ी धीमी की, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर विंडशील्ड की ओर देखा। धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे जिंदा हो, हिल रही थी, चल रही थी। और फिर मेरी नजर के कोने से एक चेहरा, खिड़की के बाहर, सफेद, चौड़ी और फटी फटी आंखें, बिना पलक झपकाए शीशे से चिपका हुआ। मैं चीखा और गाड़ी को झटके से मोड़ा। वो आकृति गायब हो चुकी थी। धुंध ने सब कुछ निगल लिया। मैंने एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रखा, वहां से दूर जाने के लिए, लेकिन वो आवाज फिर से आई, तेज तेज, ठक ठक ठक। अब छत से अचानक कुछ भारी छत पर गिरा। धम, मेटल दबी हुई महसूस हुई। वजन खिसका, हिला। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा। और फिर जैसे सब रुक गया। ठक ठक बंद, वजन गायब, सड़क फिर से शांत थी। मैं गाड़ी चलाता रहा, रुकने की हिम्मत नहीं थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी, आवाज बंद हो चुकी थी। लेकिन वो खामोशी, वो गलत लग रही थी और भारी, जैसे हवा खुद मेरे सीने पर दबाव बना रही हो। मैं बार बार रियर व्यू मिरर देखता, कुछ नहीं, सिर्फ धुंध जो पीछे बह रही थी, अनंत और अंतहीन। और फिर एक चेहरा, इस बार बाहर नहीं, अंदर। वो औरत, सफेद, बिना भाव के, चुपचाप पीछे की सीट पर बैठी हुई। मैंने ब्रेक इतनी जोर से मारे कि गाड़ी फिसल गई। टायर चीख उठे। मेरा दिल मेरे कानों में सुनाई दे रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, खाली। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन धुंध अब इतनी घनी थी, खिड़की के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने खुद को फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा वहम है विक्रम, शांत रहो। ये बस लंबी ड्राइव का असर है, नींद की कमी। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था कि यह सिर्फ मेरा दिमाग नहीं था। इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, इस बार धीरे धीरे। धुंध थोड़ी हल्की हुई और सड़क के टुकड़े टुकड़े फिर से दिखने लगे। और फिर मैंने उसे फिर से देखा, इस बार मिरर में नहीं, सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारे, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। मेरा पैर पूरा ब्रेक पर दबा हुआ था, लेकिन गाड़ी चलती रही। धीरे धीरे उसकी ओर। उसका चेहरा सामने आया, सूखा, उसकी त्वचा पुरानी मोम जैसी, आंखें गहरी और काली। मैंने स्टीयरिंग जोर से घुमाया, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। गाड़ी ने घूमने से मना कर दिया। गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही बोनट ने उसकी साड़ी को छुआ, वो गायब हो गई। मैं वहीं सड़क के बीच खड़ा था, इंजन अब भी गुनगुना रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। धुंध गाड़ी के चारों तरफ मंडरा रही थी, जैसे किसी जिंदा चीज ने घेर लिया हो। और फिर एक आवाज, बाहर से नहीं, अंदर से, मेरे ठीक पीछे से, एक धीमी नाजुक आवाज, जैसे कोई हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़ना नहीं चाहा, लेकिन मुझे मुड़ना पड़ा। मिरर में कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, पीछे की सीट बेल्ट बंधी हुई थी। मैंने उसे कभी नहीं छुआ था। मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंड उतर गई। अचानक वो फुसफुसाहट तेज हो गई। अब उसमें शब्द थे, वापस जाओ, लौट जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। मैंने झट से सामने की तरफ देखा। हल्की धुंध छंट चुकी थी, सड़क फिर से खाली दिख रही थी, लेकिन मैं लौटने वाला नहीं था, वो भी इस वीराने में। मैंने गाड़ी गियर में डाली और चलाने लगा। मेरी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन वो फुसफुसाहट, वो खत्म नहीं हुई। वो मेरे साथ चल रही थी, धीमी, लगातार, जैसे कोई मुझसे विनती कर रहा हो। जैसे जैसे मैं रात के अंदर गहराई तक जाता गया, सड़क और संकरी होती गई। दोनों तरफ पेड़ करीब आते गए। उनकी सूखी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे से बाहर निकलती हुई किसी कंकाल के हाथों जैसी लग रही थी। धुंध थोड़ी और पतली हो गई थी,
लेकिन हवा हवा और भारी लगने लगी थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ मेरा दम घोंट रहा हो। और फिर पीछे से आवाज आई, सीट बेल्ट खुलने की। इस बार मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था, मैं उसे महसूस कर सकता था। उसकी सांसें उथली, भारी, करीब, और फिर कुछ ने मेरे कंधे को छुआ, ठंडा, बर्फ जैसा, जैसे किसी की उंगलियां हों। मैंने नियंत्रण खो दिया। गाड़ी थोड़ा सड़क से उतर गई, टायर कंकड़ पर फिसले। मैंने तुरंत गाड़ी वापस मोड़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर उसने बोला, एक आवाज, कमजोर लेकिन इतनी पास, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो विक्रम। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन उसे पता था। मेरा गला रेगिस्तान की रेत जैसा सूख गया। मैंने इस पूरी ड्राइव में एक बार भी अपना नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने ऐसे फुसफुसाया जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। मैंने दांत भींचे और अपनी आंखें सड़क पर टिकाए रखी। तुम कौन हो? मैंने धीरे से पूछा। आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ इंजन की लगातार गूंज और वो सांसों की आवाज जो मेरी नहीं थी। सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता हाईवे की ओर जाता था, दूसरा एक अनजान पतला रास्ता जो अंधेरे में गायब हो रहा था। फोन का नक्शा फ्रीज हो गया, कोई सिग्नल नहीं। एक हल्की फुसफुसाहट फिर उभरी, इतनी पास जैसे किसी की ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही हो। बाएं मुड़ो। मेरी हर अंदरूनी आवाज मुझसे चीख चीख कर कह रही थी कि मैं ना करूं, लेकिन फिर भी मैंने बाएं मोड़ लिया। गाड़ी कच्ची सड़क पर घुसी, टायरों के नीचे कंकड़ चरमराए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, अंधेरा और गहरा होता गया। दोनों तरफ पेड़ और पास आ गए, उनकी शाखाएं खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे पंजे मार रही हूं। उसने फिर फुसफुसाकर कहा, इस बार और धीमे, तुमने क्यों नहीं रोका? मैंने सूखा थूक निगला, स्टीयरिंग और जोर से पकड़ा। किसके लिए रुकता? मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। मिनट बीत गए, शायद उससे ज्यादा। धुंध फिर लौट आई, इस बार और घनी, विंडशील्ड से सटी हुई। हेडलाइट्स मुश्किल से ही रास्ता दिखा पा रही थी। सब कुछ धुंधली ग्रे धुंध में डूबा हुआ था। और फिर धुंध से एक आकृति निकली, एक आदमी, नहीं, आदमी जैसा कुछ, लंबा, असामान्य रूप से लंबा। उसका चेहरा लंबा और खींचा हुआ। वो सड़क के बीच खड़ा था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, सीधा जमीन को देख रहा था। मैंने ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गई, बस कुछ इंच की दूरी पर, लेकिन वो हिला नहीं। मैंने हॉर्न बजाया, एक बार, फिर दूसरी बार। कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो आकृति बस वहीं खड़ी रही। उसका शरीर इतना स्थिर था जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने ध्यान से देखा, हल्की धुंध के पार झांकने की कोशिश की, और तभी मुझे एहसास हुआ उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक उसका सिर झटके से ऊपर उठा। उसका चेहरा सफेद था, खोखला, आंखें पूरी तरह काली, अंतहीन गहराइयों की तरह। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले हेडलाइट्स झपकने लगी और वो गायब हो गया। मैं सड़क पर टकटकी लगाए बैठा रहा, ठिठका हुआ। धुंध जैसे धड़क रही थी, धीरे धीरे हिलती हुई, करीब आती हुई। और फिर मैंने सुना एक हल्की क्लिक की आवाज। पीछे का दरवाजा अनलॉक हो गया। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने मुड़कर देखा और वहीं जम गया। वो फिर वापस आ गई थी, वही औरत, उसकी पीली खिंची हुई त्वचा, उसकी आंखें खुली, खाली, बेजान, सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सीट के कोने में सिकुड़ा हुआ एक बच्चा बैठा था, एक छोटा लड़का, शायद 8 साल का। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसका दुबला पतला शरीर कांप रहा था। वो औरत पलक भी नहीं झपका रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होंठ हल्के से हिले। हमारी मदद करो। उस लड़के ने सिर उठाया और मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था, गहरे बैंगनी निशान, ऐसे जैसे किसी ने उसे बहुत दर्द दिया हो। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? उस औरत के होंठ हल्के से खुले। वो हमें जाने नहीं देंगे। मेरा पूरा शरीर जैसे जकड़ गया। कौन तुम्हें जाने नहीं देगा? मैंने धीरे से पूछा। वो चुप रही, लेकिन बाहर धुंध हलचल में थी। और फिर कुछ धुंध के अंदर हिला, करीब। धुंध और गहरी हो गई। वो कार के चारों तरफ घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने वश में कर रही हो। मुझे महसूस हुआ कि कार के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई थी।
सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो औरत जिसने अपनी नजरें मुझसे हटाई नहीं थी, अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरी कार में फैल गई थी, जैसे वो हर कोने में हो, जैसे वो मुझे निगलने वाली हो। और तभी वो बच्चा हिला। उसकी आंखें अब मुझ पर टिकी थीं। उसने धीरे से होंठ खोले। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सुन नहीं पाया। मैं थोड़ा आगे झुका उसकी बात समझने के लिए, लेकिन तभी एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। एक धमाका, बाहर से, भारी, जोरदार, जैसे कोई या कुछ पास आ रहा हो। मैं जम गया। मेरा दिल दौड़ने लगा। धुंध के पार मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। बहुत घना, बहुत अंधेरा था, लेकिन वो आवाज, वो करीब आ रही थी। गाड़ी के नीचे की जमीन हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे कोई विशालकाय चीज मेरे पास धुंध के अंदर चल रही हो। मैंने स्टीयरिंग और जोर से पकड़ा। मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। पीछे मत देखो, मैंने खुद को कहा, पीछे मत देखो। लेकिन मेरा सिर अपने आप पीछे मुड़ गया और तब मैंने उसे देखा। एक आकृति, लंबी, असंभव रूप से लंबी, धुंध से बाहर निकल रही थी। उसका रूप अस्पष्ट था, लेकिन उसकी उपस्थिति नकारा नहीं जा सकती थी। वो कार की तरफ आ रही थी। मैं चीखना चाहता था, एक्सीलरेटर दबाकर भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। वो आकृति अब मेरे बेहद करीब थी। अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं रही थी, वो असली थी, ठोस थी। उसके हाथ लंबे और पंजों जैसे धीरे धीरे विंडशील्ड की तरफ बढ़ रहे थे। कांच पर उसने अपने पंजे टिकाए, धीमे और सधे हुए अंदाज में। मेरी सांस जैसे गले में अटक गई। मैं हिल भी नहीं पाया, मैं सांस भी नहीं ले पाया। कार के अंदर की हवा अब इतनी भारी हो गई थी कि हर पल डर से भरी लग रही थी। वो लंबी आकृति कांच पर झुकी हुई अपनी खाली गहरी काली आंखों से मुझे घूर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं महसूस कर सकता था कि वो मेरे दिमाग के अंदर आ चुकी थी। उसकी मंशा साफ थी। वो मदद के लिए नहीं आई थी। उसका इरादा कुछ भी अच्छा नहीं था। और फिर भी उसने कोई हरकत नहीं की, बस खड़ी रही, देखती रही, इंतजार करती रही। मैंने पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं की। किनारे से मेरी नजर उस औरत के होंठों पर गई। वो हल्के से हिले। वो अब भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मेरे शब्द जैसे कहीं गुम हो गए थे। तभी बाहर से एक गहरी, गुर्राने वाली आवाज सुनाई दी। आकृति ने अपना एक हाथ उठाया और विंडशील्ड पर जोर से दबा दिया। कांच में दरारें पड़ने लगी। अब मैं साफ देख सकता था। उसके हाथ में कुछ था, कुछ तेज, नुकीला। वो कांच को खरोंच रहा था, मेरे करीब आ रहा था। धुंध और गहरी हो गई और हवा बर्फ जैसी ठंडी। मुझे बाहर निकलना था, मुझे भागना था। बिना सोचे मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला। पैर एक्सीलरेटर पर जोर से मारा, लेकिन गाड़ी हिली भी नहीं। इंजन चीखा, लेकिन पहिए सिर्फ मिट्टी में घिसते रहे। वो आकृति अब और बड़ी लग रही थी। उसकी परछाई पूरे विंडशील्ड पर छा चुकी थी। मैंने चीखते हुए गियर को ड्राइव में डाला और स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी, लेकिन वो आकृति हिली तक नहीं। इसके बजाय वो मेरे साथ साथ चलने लगी। उसकी परछाई गाड़ी की हरकत के साथ साथ ऐसे हिल रही थी जैसे वो खुद गाड़ी का हिस्सा हो। वो मुझे जाने नहीं देने वाली थी। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे। पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ रही थी। लेकिन वो आकृति, वो अब भी खिड़की के पास थी, जैसे वो मेरे ठीक बगल में खड़ी हो। पीछे की सीट पर बैठी औरत अब भी शांत थी। उसकी खाली आंखें मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन अब वो किसी और चीज जैसी लग रही थी, जैसे वो इस बुरे सपने का हिस्सा हो जिसमें मैं फंस गया था। वो बच्चा, उसका चोटिल चेहरा, उसकी डरी हुई आंखें अब भी चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। धुंध कुछ हल्की हो गई थी, लेकिन हवा अब भी अजीब सी ठंडी और भारी लग रही थी। सड़क के किनारे के पेड़ ऐसे झुक गए थे जैसे किसी अदृश्य ताकत के नीचे दब रहे हों। मुझे लग रहा था कि यह धुंध एक जिंदा चीज थी। ये मुझे यहां फंसा रही थी। मुझे बाहर निकलना था, मुझे बचना था। लेकिन जितनी तेज मैं गाड़ी चलाता, जितनी दूर जाने की कोशिश करता, धुंध उतनी ही मेरे साथ रहती। और वो आकृति, वो अब भी वहीं थी, देख रही थी, पीछा कर रही थी। तभी अचानक वो बच्चा बोला। उसकी आवाज भारी और खुरदरी थी। वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं विक्रम। मेरा खून जम गया। मैं नहीं पूछना चाहता था, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाया।
कौन? उस बच्चे की आंखें डर से भरी थीं। वो। इससे पहले कि मैं फिर कुछ पूछ पाता, उस औरत ने धीरे से कहा, वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। धुंध अब आखिरकार छंटने लगी थी, लेकिन एक नई बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई। सड़क आगे अंधेरे में दूर तक फैली हुई थी, दोनों ओर मुड़े तुड़े भयानक पेड़ों से घिरी हुई, जैसे उन्होंने सदियों से कोई अनजानी दहशत देखी हो। माहौल इतना घना था जैसे खुद हवा ने अपनी सांस रोक रखी हो, किसी चीज का इंतजार करते हुए। और तभी मैंने देखा, दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी, अंधेरे को चीरती हुई धुंध में एक हल्की चमक। मुझे नहीं पता था कि यह असली थी या मेरे दिमाग का खेल, लेकिन मुझे यकीन करना था कि यह सुरक्षा का संकेत था, शायद बच निकलने का रास्ता। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर और जोर से दबाया, इंजन गुर्राया और गाड़ी उस रोशनी की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वैसे वैसे ऐसा लगा जैसे आसपास की दुनिया सिकुड़ रही हो। जंगल खुद मुझ पर बंद हो रहा था, मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था। वो आकृति लंबी छायादार अब भी मेरे आसपास थी, हमेशा मेरे दृष्टि के किनारों पर मंडराती, लेकिन कभी गायब नहीं होती। और पीछे की सीट पर बैठी वो औरत, उसकी पथरीली आंखें बिना पलक झपकाए हल्की सी फुसफुसाहट करती रही। वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, कह भी नहीं सकता था। मेरा दिमाग डर और उलझन के भंवर में डूबा हुआ था। मैं किस तरफ जा रहा था? क्या इस पागलपन से निकलने का कोई रास्ता भी था? जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मैंने देखा एक इमारत की रूपरेखा, खंडहर जर्जर, लेकिन किसी तरह अब भी खड़ी हुई। मेरे दिल में एक पल के लिए उम्मीद जागी, शायद वहां लोग हों, शायद मुझे मदद मिल सके। मैंने ब्रेक जोर से दबाया, गाड़ी चीखती हुई उस टूटी फूटी इमारत के सामने रुक गई। एक भारी डर मेरे सीने में समा गया, लेकिन मैंने खुद को सीट बेल्ट खोलने के लिए मजबूर किया। हर हरकत जैसे मैकेनिकल हो गई थी, जैसे मैं खुद पर काबू खो चुका था। धुंध अब और घनी हो गई थी, इमारत के चारों ओर ऐसे लिपट गई थी जैसे कोई जिंदा चीज हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी। मैंने पलट कर देखा, दिल बेतहाशा धड़कने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। औरत गायब थी, बच्चा भी। एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन वो जल्दी ही डर में बदल गई। वो दोनों आखिर गए कहां? बिना सोचे समझे मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को काट डाला। मेरी नजर उस इमारत पर गई। इमारत पुरानी थी, बहुत पुरानी, और उसमें एक अजीब सा डरावना आभास था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा आधा टेढ़ा हो चुका था। वो रोशनी जिसने मुझे यहां खींचा था अब कमजोर पड़ रही थी, एक मोमबत्ती की तरह जो किसी तूफान में बुझने की कगार पर हो। लेकिन वहां की खामोशी, वो असहनीय थी, हर आवाज को निगलने वाली। और तभी मेरे पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। स्वागत है विक्रम। मैंने पलट कर देखा, मेरा दिल धड़कना बंद कर चुका था। वो औरत फिर से खड़ी थी, उसकी खोखली आंखें सीधे मुंह पर टिकी हुई थी, और उसके बगल में वो बच्चा खड़ा था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ, उसका मुंह खुला हुआ, लेकिन एक अजीब मौन चीख में। मैं घबरा कर पीछे हटने लगा, लगभग गिरते गिरते बचा। तुम पहले भी यहां आ चुके हो, उसने कहा। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, यह आदेश जैसी थी। मैंने सिर हिलाया, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन उसकी मौजूदगी भारी और दम घोंटने वाली थी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम यहां से कभी नहीं निकल सकते। बच्चा अब आगे बढ़ा, उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। उसके छोटे हाथ मेरी ओर उठे, जैसे कुछ मांग रहे हों। उसकी आवाज अब तेज थी, लेकिन उसमें वही खराश भरा स्वर था। अब तुम उनके हो विक्रम। मैं पीछे हटने लगा, मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उनके हर शब्द, हर हरकत के साथ डर मेरे अंदर बढ़ता जा रहा था। और फिर मैं भागा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ दौड़ना शुरू कर दिया। धुंध मेरे पीछे लिपटने लगी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं भागता रहा, ठंडी हवा मेरे फेफड़ों में चुभ रही थी। मेरे पैर जलने लगे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं रुक नहीं सकता था। मैं खुद से पूछ रहा था, मैं कहाँ था? मैं यहाँ कैसे आया? कितनी देर से मैं भाग रहा था? घंटों से या शायद दिनों से? अब समय का कोई अर्थ नहीं बचा था। सब कुछ एक अंतहीन दुस्वप्न जैसा था। अचानक मैं फिर से अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया, हांफते हुए, कांपते हुए। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे, जबकि ठंड मुझे चीर रही थी। हेडलाइट्स अब भी जल रही थी, उनकी कमजोर रोशनी धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
और तभी मैंने फिर से सुना एक और फुसफुसाहट, लेकिन ये आवाज पीछे से नहीं आई थी, ये गाड़ी के अंदर से आई थी। तुम नहीं बच सकते। मैं वहीं जम गया। ये आवाज मेरी अपनी थी, हाँ मेरी ही, लेकिन ये मेरी जैसी नहीं लग रही थी। ये गहरी थी, घुटी हुई, अजनबी। मैंने गाड़ी की तरफ देखा, मेरे पैर कांप रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मैं खुद को रोक नहीं सका। धीरे धीरे जैसे किसी ट्रांस में मैं गाड़ी की ओर बढ़ा। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि मुझे पलटना चाहिए, भाग जाना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन गाड़ी के पास न जाना चाहिए। लेकिन मेरा शरीर, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी खाली थी, लेकिन अंदर की हवा वो भारी थी, गहरी, अंधेरे से भरी, दम घोंटने वाली। मैंने कांपते हुए सीट की ओर हाथ बढ़ाया। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। और तभी वो आवाज, इंजन की गूंज। गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई थी। इंजन की धीमी आवाज खामोशी को चीरती हुई मेरे शरीर में गूंज उठी। मैं डर से पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से ये सब नहीं कर सकता, फिर से नहीं। धुंध धीरे धीरे कार के चारों ओर घनी होती जा रही थी, जैसे हर गुजरते पल के साथ उसकी पकड़ मुझ पर और गहरी हो रही हो। इंजन की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अनजाना बल मुझे खींच रहा हो, मुझे वापस उसी जाल में फंसा रहा हो। और तभी पीछे की सीट से वे फिर दिखे, वह औरत, वह बच्चा, और इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। धुंध ने कार को एकदम घेर लिया था, जैसे यह कोई घुटन भरी चादर हो। रात की खामोशी में हवा तक जैसे ठहरी हुई थी, लेकिन उस औरत की मुस्कान, वह मुस्कान जो बेहद चौड़ी और अजीब थी, मेरे अंदर किसी चीज को मरोड़ रही थी। बच्चे की आंखें खाली और बेजान थीं, लेकिन उसकी मुस्कान भी वैसी ही थी, बहुत चौड़ी, बहुत जानकार। मैं लड़खड़ाते हुए कार से पीछे हट गया। मेरे हाथ कांपते हुए कार के किनारे को थामने की कोशिश कर रहे थे। मेरे कानों में दिल की धड़कन गूंज रही थी, जैसे किसी ड्रम की तेज आवाज हो। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं और मेरा शरीर कांप रहा था, जैसे वह अब मेरा नहीं रहा। तुम जा नहीं सकते, उस औरत ने फुसफुसाया। उसकी आवाज मधुर थी, लगभग सुकून देने वाली, लेकिन उसमें छिपा हुआ खतरा साफ महसूस हो रहा था। तुम अब इस जगह के हो, तुम हमेशा से यहीं के थे। मैंने सिर झटका, घबराते हुए। नहीं, यह कोई गलती है। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकता। मुझे जाने दो, मुझे यहां से निकलने दो। बच्चे की आंखें मेरी आंखों से टकराईं। एक पल के लिए वे आंखें लगभग उदास लगीं, लेकिन फिर उसकी मुस्कान लौट आई और औरत की आवाज एक बार फिर धुंध को चीरते हुए आई। तुम समझते नहीं विक्रम, ये तुम्हारा रास्ता है, तुम्हें यहीं होना था, हमेशा से। एक सर्द झुरझुरी मेरी रीढ़ के नीचे से गुजरी। कार का इंजन और जोर से दहाड़ा, उसकी आवाज मेरे सीने में गूंजने लगी। यह अब सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी, जैसे उसमें कुछ जाग रहा हो, कुछ जीवित। मैं उसे धातु के नीचे महसूस कर सकता था, धड़कते हुए, सांस लेते हुए, इंतजार करते हुए। मैंने मुड़ने की कोशिश की, मेरे कदम लड़खड़ा गए, मेरा दिमाग चीख रहा था, भागो! लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, किसी अदृश्य जंजीर से बंधे हुए। धुंध ने मुझे फिर से घेर लिया और बची हुई स्पष्टता भी खो गई। औरत की आवाज मेरे पीछे गूंजती रही, अब भी मधुर, अब भी खौफनाक। तुम उस चीज से भाग नहीं सकते जो तुम्हारे अंदर है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर चलता रहा, लेकिन जब रुका तो पाया कि मैं घने जंगल के बीच पहुंच चुका था। पेड़ आसमान की ओर झुके हुए थे, उनकी मुड़ी तुड़ी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे किसी के हाथ मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रहे हों। हर तरफ अंधेरा था और धुंध ने सब कुछ घेर लिया था, दिशा और समय का हर एहसास खत्म कर दिया था। मैंने इधर उधर देखा, किसी जीवन के निशान की तलाश में, कोई संकेत कि बाहर निकलने का रास्ता अब भी मौजूद है, लेकिन कुछ नहीं था, बस खामोशी, बस ये एहसास कि कोई अदृश्य चीज अंधेरे के अंदर से मुझे देख रही है। हवा भारी थी, दम घोंटने वाली। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह जंगल खुद मुझे कैद कर रहा हो, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे आगे बढ़ना ही था। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, दिशाहीन, किसी तरह खुद को संभालते हुए। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, जैसे मेरे और हकीकत के बीच कोई धुंध की दीवार खड़ी हो। और फिर भी कहीं भीतर मुझे पता था कि मैं रुक नहीं सकता।
मैं खुद को इस धुंध, इस अंधेरे में फंसने नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन रुकने का कोई विकल्प नहीं था। मुझे बस चलते रहना था। और फिर दूर कहीं मैंने उसे देखा, एक हल्की सी चमक। पहले तो मैंने सोचा कि यह धुंध का कोई और छलावा है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा वह वास्तविक लगने लगी। एक हल्की रोशनी जैसे किसी दूर के लालटेन से आती हो। मैं उसकी तरफ भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोशनी करीब आती गई और आखिरकार उसने जंगल के बीच एक छोटी सी खुली जगह को रोशन कर दिया। वहां उस खाली जगह के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और थका हुआ था। उसके बाल लंबे और सफेद थे जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, उलझे और बेजान। उसने एक साधारण फीकी साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें तेज और गहरी थीं, जैसे उसने इस दुनिया की हर सच्चाई देख ली हो और अब कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सकता था। मैं कुछ कदम दूर रुक गया। मेरी सांसें तेज और अनियंत्रित थीं। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे वह बस एक फुसफुसाहट हो। वह औरत तुरंत जवाब नहीं दी, बस मुझे देखती रही। उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी। और फिर आखिरकार उसने कहा, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, बच्चा। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ा दी। मेरे भीतर कुछ जागने लगा था, जैसे कोई पुरानी याद फिर से उभर रही हो, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने किसी तरह कहा। मेरी आवाज भारी और रूखी थी। उसने मुझे इशारे से पास आने को कहा। मैं झिझका, लेकिन मेरे भीतर कुछ था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था, मेरी खुद की समझ के खिलाफ। जैसे ही मैं पास गया, उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। इसे ले लो, उसने धीरे से कहा। मैं भ्रमित होकर उसके हाथ को देखता रहा। वह मुझे कुछ दे रही थी, कुछ छोटा, कपड़े में लिपटा हुआ। मैंने हिचकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उसे लिया। ये एक छोटा सा बंडल था, भारी और गर्म। मैंने उसे धीरे धीरे खोला और अंदर से एक पुराना धूमिल मेडल निकल आया। उसे छूते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे यह मुझे पहले से ही जाना पहचाना हो, बहुत समय पहले देखा हुआ। यह तुम्हारी आजादी की चाबी है, औरत ने धीमी आवाज में कहा। मेरी सांसें अटक गईं। यह क्या है? इसका मतलब क्या है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जमीन मेरे पैरों के नीचे खिसकने लगी। पेड़ जोर जोर से कराहने लगे, हवा चीखने लगी। उस औरत का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और अंधकार भर गया। इसे ले लो विक्रम, इसे ले लो और यहां से भाग जाओ, उसने सख्ती से कहा। अचानक मेरे सीने में एक गहरी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई मुझे जमीन के अंदर खींच रहा हो। मेरे पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे और मेरा पूरा शरीर डर से अकड़ गया था। मैं भागना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में पकड़ा हुआ वह मेडलियन और भारी होता जा रहा था, जैसे वह मुझे नीचे खींच रहा हो। उस औरत की आवाज हवा में खोने लगी। वे आ रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर तक खड़ा रहा, जड़वत। समय जैसे रुक गया था। हर चीज अजीब और अपरिचित हो गई थी। आसपास का जंगल जैसे जिंदा था, हिलता मरोड़ खाता, किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर। और तभी मैंने उसे फिर सुना, वह आवाज। पहले वह हवा में एक धीमी फुसफुसाहट थी, लेकिन फिर वह जोर पकड़ने लगी, लगातार और डरावनी होती गई। विक्रम, यह उस औरत की आवाज नहीं थी, यह कोई और था। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरे हाथ में अभी वह मेडलियन मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैंने उन्हें देखा। वे आकृतियां अंधेरे और खतरनाक धुंध से बाहर निकल रही थीं। उनके चेहरे छाया में छिपे हुए थे, लेकिन मैं जानता था, मुझे पता था वे कौन थे। वह लंबा आदमी, वह औरत, वह बच्चा। और फिर एक आवाज, गहरी, भयानक, धुंध के भीतर से गूंजी, तुम कभी नहीं बच सकते। वे आकृतियां मेरे चारों ओर घिरने लगीं। उनकी आंखों से अजीब सी अस्वाभाविक रोशनी निकल रही थी। उनके चेहरे पर चौड़ी, भयानक मुस्कान फैल गई थी, जो मानवीय नहीं थी। और तभी मुझे समझ में आया, मैं हमेशा जानता था, यह कोई गलती नहीं थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे मैं बच सकता था। मैं पहले भी यहाँ आ चुका था। हवा भारी और अस्वाभाविक हो गई थी। वे आकृतियां मुझे घेर रही थीं, उनके रूप वास्तविकता और किसी अजीब सच्चाई के बीच बदलते हुए। धुंध जैसे जीवित हो गई थी और परछाइयां मेरी ओर खींच रही थीं, जैसे मुझे एक ऐसे अंधकार में ले जाने की कोशिश कर रही हूं जहां समय का कोई अर्थ नहीं था। उस औरत की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन अब उसमें एक भयानक अंतिमता थी।
तुम हमेशा से यहीं के थे विक्रम। मैंने अपना सिर झटका, उस सच्चाई को नकारने की कोशिश की जो मेरे सामने धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। मेरा मन तेजी से भाग रहा था, मेरी आखिरी उम्मीदों को थामने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो जानता था कि जो होने वाला है उसे मैं रोक नहीं सकता। नहीं, मैंने चिल्लाया पीछे हटते हुए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं। वह लंबा आदमी आगे बढ़ा और उसकी उपस्थिति ने सारी रोशनी निगल ली। उसकी आंखों में वही भयानक गहरी समझ थी जैसी उस औरत की। तुम हमेशा से हमारे जैसे थे, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और भावशून्य थी। मैं लड़खड़ा गया, मेरी सांसें तेज और हल्की हो गईं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी वास्तविकता से दूर जा रहा हूं। क्या यह सपना था? क्या मैं पागल हो चुका था? यह जंगल तुम्हारा है, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, अब और करीब आते हुए। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही भयानक द्वेष भी। यह जगह तुम्हारा इंतजार कर रही थी विक्रम। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक जीवित चीज है जो भटकने वाली आत्माओं को खा जाती है, और तुम इसका हिस्सा हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरे नीचे की जमीन दरक रही थी, जैसे धरती खुद मुझे निगलने की कोशिश कर रही हो। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ मेडलियन एक अजीब ऊर्जा से धड़कने लगा। उसकी गर्मी असहनीय होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कह रहा हो, मुझे कुछ स्वीकार करने के लिए उकसा रहा हो, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बच्चे की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। तुम अपने खून से भाग नहीं सकते विक्रम, हम जंगल हैं, हम हमेशा से थे। और तभी मुझे याद आया वह अजीब सपना जो मैंने पहली बार यहाँ आने पर देखा था। वे सपने जिन्होंने मेरा पीछा किया, जिन्होंने अतीत और वर्तमान के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। मेरे परिवार का वह काला इतिहास, वे पुराने अनुष्ठान जो मेरी दादी ने मुझे देर रात सुनाए थे। यह जगह, यह शापित जंगल मेरे पूर्वजों से बंधा हुआ था। उन्होंने सब कुछ इस जंगल को अर्पित कर दिया था, अपनी आत्माएं, अपनी जिंदगियां, हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहने के लिए। और मैं हमेशा से उनमें से एक था। मेडलियन, जंगल, परछाइयाँ, ये सब मेरे लौटने का इंतजार कर रहे थे, मुझे उस श्राप को पूरा करने के लिए जो मेरे खून पर सदियों पहले लगा था। एक भयावह सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। नहीं, मैंने चीखते हुए कहा। मेरी आवाज टूट गई। यह मेरी नियति नहीं है, मैं इसका हिस्सा बनने से इनकार करता हूं। लेकिन जंगल ने मुझे और कसकर घेर लिया। परछाइयां और लंबी, गहरी हो गईं। वे आकृतियां मेरी ओर बढ़ने लगीं, उनके हाथ पंजों की तरह मेरे शरीर को पकड़ने के लिए बढ़े। लेकिन जितना वे पास आए, उतना ही मैं अपने शरीर से दूर महसूस करने लगा, जैसे मैं खुद जमीन में समा रहा हूं। वह औरत मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक अजीब सी दया झलक रही थी। तुम भाग नहीं सकते विक्रम, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम हमेशा से इसका हिस्सा थे, तुमने इसे देखना नहीं चाहा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां पीछे हट गईं और धुंध हटने लगी, कुछ ऐसा दिखाने के लिए जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जंगल जिंदा था, न केवल पेड़ों और जानवरों के रूप में, बल्कि एक अंधेरे, प्राचीन रूप में। पेड़ों में चेहरे उभर आए, उनके मुंह खुले हुए थे, जिनसे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वे चुपचाप चीख रहे थे, उनके चेहरे पीड़ा और यातना से विकृत थे। तभी मुझे समझ में आया उनका क्या मतलब था। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक जेल थी, आत्माओं के लिए एक जेल जो इस पर खून और बलिदान के जरिए बांधी गई थी। और मैं, विक्रम, इसका नवीनतम कैदी था। वे आकृतियां फिर से मेरे चारों ओर घिरने लगी। मुझे उनके ठंडे हाथ अपने बाजुओं पर महसूस हुए, जो मुझे जमीन की ओर खींच रहे थे। लेकिन चाहे मैं कितना भी संघर्ष करूं, चाहे मैं कितना भी भागने की कोशिश करूं, मैं बच नहीं पाया। इस जमीन ने मुझे पहले ही अपना बना लिया था। महिला की आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई मधुर लोरी। अब तुम्हारी बारी है विक्रम, तुम्हें इस चक्र को आगे बढ़ाना होगा। तुम इस जंगल को वही भोजन दोगे जो यह हमेशा से पाता आया है, और समय के साथ कोई और आएगा जैसे तुम आए थे, वो तुम्हारी जगह लेगा और यह चक्र चलता रहेगा। बच्चे की हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी, खोखली और भयावह। और जब तुम तैयार होगे, उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम किसी और को यहां लाओगे जैसे तुम्हें लाया गया था। और फिर जंगल को एक नई आत्मा मिल जाएगी जिसे वह निगल सके। मैंने उस सर्दी को महसूस किया जो अब मुझे घेरने लगी थी।
जैसे जंगल की आत्मा मेरे सीने पर अपना भार डाल रही हो। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं यहां से कभी बाहर नहीं जा सकता। मेरे हाथ में पकड़ हुआ वह ताबीज अजीब सी शक्ति से धड़क रहा था, जैसे उसने मेरे भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। जंगल ने मुझे अपना लिया था और जल्द ही मैं उन्हीं में से एक बन जाऊंगा। लेकिन मेरे भीतर का एक हिस्सा, एक छोटा सा मगर जिद्दी हिस्सा, अब भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत से लड़ाई की। मैं चीखा, मैं संघर्ष किया, लेकिन जमीन की खींच उतनी ही ज्यादा थी। अंधेरा मेरे चारों तरफ गहराने लगा और फिर अचानक मेरा शरीर सुन्न हो गया, जैसे मैंने अपनी संवेदनशीलता खो दी हो। और तब मैंने महिला के आखिरी शब्द सुने, स्वागत है तुम्हारा घर पर विक्रम। मैंने पक्षियों की आवाज से अपनी आंखें खोली। जंगल अब शांत था, यहां तक कि सुंदर लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे एहसास हुआ कि कुछ भयानक हो चुका था। मैं अकेला नहीं था। मेरे सामने वही महिला खड़ी थी। उसकी मुस्कान वैसी ही थी और उसकी आंखें अब भी उसी अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। उसके बगल में वह बच्चा खड़ा था, अब भी शैतानी मुस्कान लिए हुए, और मेरे हाथ में वह ताबीज अब भी था। लेकिन इस बार यह अलग महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह अब मेरा हिस्सा बन चुका हो, मेरी आत्मा में समा गया हो। महिला की आवाज नरम और जानकार थी। अब तुम्हारी बारी है विक्रम, तुम इस विरासत को आगे बढ़ाओगे। और मुझे समझ आ गया, मैं अब इस जंगल का सिर्फ कैदी नहीं था, मैं इसका नया रखवाला था। ये चक्र चलता रहेगा और मैं वही बनूंगा जो किसी और आत्मा को इस अंधकार में लाने का मार्ग दिखाए। जंगल ने मुझे अपना लिया था और अब यह मुझ पर निर्भर था। यह ठंडी अनंत रात अब मेरा घर थी और हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।